स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये है विज्ञान का भैया गेस पेपर, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको ये पूरा गेस पेपर तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। ठीक है, पूरा गेस पेपर तैयार करेना। अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो 90% मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, पूरा तैयार करके ही आपको बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब भी करना। जैसे आप बोर्ड हॉल में भैया जैसे ही आप लोग जाओगे, आपको विज्ञान का पेपर दिया जाएगा। विज्ञान के पेपर में सबसे पहले आपको अनुक्रमांक और नाम जरूर से ही डालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर में अपना अनुक्रमांक और नाम जरूर डाल देना, क्योंकि आपके क्लासरूम में जो टीचर होंगे वो चेक करेंगे। जैसे आपका रूल नंबर है 22 31 95 16। ठीक है, आप ऐसे अपना रूल नंबर डाल देना और नाम अपना डाल देना। जैसे आपका नाम है अमित पाल, ठीक है, तो अपना नाम और रूल नंबर जरूर से ही डाल लेना। ठीक है, और हम लोग ये पूरा पेपर समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भैया। ठीक है, आप लोग पहले पेपर को समझ लो। ये है 2027 भैया विज्ञान का मॉडल पेपर, गेस पेपर, जो कि आपको तैयार करके ही जाना है। पेपर कोड है 801 DD, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। ठीक है, जब आप बोर्ड हॉल में जाओगे आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, देखना है आपको कितना नंबर आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पूरा पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। अब आप लोग 70 में 70 नंबर करके आना। ठीक है, जो क्वेश्चन ना आए उसका अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। आपको बोर्ड हॉल में क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक पेपर एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया। जो शुरुआत के 15 मिनट होता है उसमें आप प्रश्न पत्र को पढ़ो और देखो आपको कितना प्रश्न आता है, कितना प्रश्न नहीं आता। ठीक है, अब पहला देखो, यह प्रश्न पत्र भैया 2 खंड में है, खंड आ तथा खंड बा। ये प्रश्न पत्र 2 खंड में रहेगा, खंड आ तथा खंड बा। लेकिन खंड आ में जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर OMR शीट में भरना है। खंड बा वर्णनात्मक रहेगा। खंड आ जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब MCQ प्रश्न, जिसका आपको OMR शीट में आंसर देना है। और खंड बा जो रहेगा वो हमारा कॉपी मिलेगा, 50 अंक ये रहेगा और 20 अंक का हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझ लेना। और प्रत्येक खंड को 3 उपखंड में बांटा गया है। प्रत्येक खंड को 3 उपखंड में डिवाइड किया गया है, चाहे आपका खंड आ हो या खंड बा हो। ठीक है, और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। एंड प्रत्येक खंड को नए पेज से प्रारंभ करो। आप जो भी खंड कर रहे हो उसको नए पेज से प्रारंभ करना। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक भैया उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है, तो ये सब लिखा हुआ है। और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों के साथ समीकरण के साथ दीजिए। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे खंड आ, जो कि हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खंड आ, जो कि भैया बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और इसमें उपखंड का। ठीक है, हर एक में 3 उपखंड है, का, खा, गा। अब देखो, आपका MCQ प्रश्न जो है भैया 20 अंक आपका, 20 में 20 नंबर आप लोग समझ लो। ठीक है, 20 में 20 अंक आप लोग पूरा समझ लो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, एक एक प्रश्न को आपको करके आना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन ना आए अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप लोग भैया क्वेश्चन को कर लेना, मतलब छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चा, गेस पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न देखो, लिखा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो। कोई दर्पण है, उससे आप कितनी भी दूरी पे खड़े हो, चाहे 10 सेंटीमीटर, चाहे 20 सेंटीमीटर, चाहे 50 सेंटीमीटर, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वो दर्पण क्या होगा, 1 नंबर का। अगर आपको हमेशा सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो ऐसा दर्पण कभी भी देखो समतल होगा लेकिन उत्तल भी होगा, लेकिन अवतल कभी नहीं होगा। इसलिए हमारा या तो समतल होगा या तो हमारा उत्तल होगा। इसलिए हम डी वाले ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जल्दी से देखेंगे समतल, हाँ भैया मार देंगे टिक। नहीं बच्चा, आपका यहां दोनों सही है, इसलिए हमारा एक ऑप्शन होगा या तो समतल या तो उत्तल। लो भैया 1 नंबर आप लोग अपना क्लियर कर लो। चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखो, आप लोग अभी PDF में आपको दे दूंगा, बिल्कुल आप लोग डाउनलोड करके जरूर से तैयार करना।
करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर कि वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, जो वैद्युत सेल होता है उसमें रूपांतरण कैसा होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, इसमें क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते, सभी को पता है भैया, हम लोग विद्युत बनाते हैं ना, तो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत में बदल देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सेल में यही काम होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर लिखा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, 1 नंबर। जब आप आंख जो है, आंख में आपका ऐसा आंख है, अब इसमें जो भैया प्रकाश आता है तो इसको नियंत्रित कौन करता है, मतलब इस चीज को नियंत्रित कौन करता है। अब भाई अगर आंख में बहुत सारा प्रकाश आ जाए, इसलिए नियंत्रित जो करता है वो आपको बताना है, तो वो पश्चमाविनी पुतली नियंत्रित करता है। कौन? पुतली। पुतली जो होता है जब ज्यादा प्रकाश आता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है। जब कम प्रकाश रहेगा जैसे वो अपने अकॉर्डिंग वो नियंत्रित करता रहता है। सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया भैया, 3 में 3 क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं उड़ा दो बोर्ड हॉल में जाके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हमारा कथन व कारण वाला आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। चौथा नंबर क्वेश्चन कथन व कारण वाला। देखो कथन है, अभी कथन ए है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित होता है, बिल्कुल सही है। कारण है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न रंगों में आपतित किरण के सापेक्ष विभिन्न कोणों पर मुड़ते हैं। अब बताओ, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, तो इसलिए हम यहां डायरेक्टली भैया टिक लगा सकते हैं कि अभिकथन ए और कारण दोनों सही है और यही सही व्याख्या भी कर रहा है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही व्याख्या भैया कर रहा है और सारा हमारा गलत है। सभी को पता है कि भैया जब प्रिज्म पे आप प्रकाश डालोगे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने? 7 रंगों में। सभी को पता है ऐसा प्रकाश आता है तो ये 7 रंगों में ऐसे ऐसे कोण बनाता है, अलग अलग एंगल का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये सभी को पता होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और आप लोग भैया पूरा विज्ञान का पेपर समझ लो। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं बताओ? सभी को पता है 3 × 6, देखो 3.6 नहीं, 10 की पावर 3 नहीं, 10 की पावर 4 नहीं, 10 की पावर 6 रहेगा। देखो 3.6 है और ये 6, दोनों 6 रहेगा। ट्रिक याद रखना, 3.6 × 10 की पावर 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये सही है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। देखो हम लोग अभी से टारगेट लेके चलेंगे 95% हर सब्जेक्ट में, तो हमें हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन अगर हम समायोजन बनाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम आएगा? देखो अगर आपको न्यूनतम चाहिए, कम से कम, तो आप प्रतिरोध को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप सरणी क्रम में जोड़ना, ठीक है। तो आप सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ो, आपको कम मिलेगा, ठीक है। सरणी क्रम में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए घरों में जो वायरिंग होता है उसको समांतर क्रम में किया जाता है ताकि बिजली का बिल बहुत कम आए, न्यूनतम आए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। 6वां हमारा क्वेश्चन सही है। अब हमारा आ जाओ भैया 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, देखो ध्यान से समझो। लिखा लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब लघु पथन के कारण परिपथ में धारा का मान क्या बहुत कम नहीं हो जाता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखना, बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये हम लोगों ने उपखंड खा का 7 प्रश्न देख लिया, और ये 7 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चा, बस आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा उपखंड खा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उपखंड खा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपखंड खा में, ये आपके केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, ठीक है। आप लोगों का 3 उपखंड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये हमारा पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है। ऐसे आपका उपखंड में डिवाइड किया गया है। तो 8वां प्रश्न देखो, लिखा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। जब आप कार्बन को प्लस O2 अर्थात वायु मतलब ऑक्सीजन पे जलाओगे तो CO2 बन जाएगा। तो यहां 2 चीजें जब जुड़ी हैं तो एक चीज बना है, तो वो हमारा संयोजन अभिकरण
अभिक्रिया होगा? सभी को पता है वो हमारा कैसा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अगर पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, जो पीने वाला जल है अगर उसमें जीवाणु हो जाए तो उसको हमें हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? पेयजल। तो हमारा किस चीज का उपयोग है? CaO या बेकिंग सोडा या फटकरी या धामन सोडा? बताओ। तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करेंगे। CaOCl2 का उपयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखना। हमारा 9 का ए वाला ऑप्शन सही है। अब हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? तो AgNaCl नहीं भैया, Mg नहीं, AgNO3 विलयनम कॉपर धातु, AgNO3 विलयनम कॉपर धातु, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, AgNO3 विलयनम कॉपर धातु जो है वो हमारा क्या करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? कौन सी ऐसी धातु है, कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? अब मैं आपको बता दूं, जिसकी अभिक्रियाशीलता जितना ज्यादा होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना कर लेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो कॉपर बहुत कम होता है तो इसलिए नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम जस्ता भी नहीं कर पाएगा, हमारा सोडियम एवं कैल्शियम कर लेगा, Na और Ca। ठीक है, हमारा कर लेगा। डी वाला ऑप्शन सही है। ये हमारा 11 प्रश्न हो चुका है। आपको एक एक प्रश्न समझ लेना है। ठीक है, अभी से मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छा नंबर दिलाने वाला हूं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र हमारा C3H8 है। तो इसमें हमारा क्या होगा? तो इसमें हमारा 10 सहसंयोजी आबंध होगा। याद रखना कितना? 10 सहसंयोजी आबंध होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि 8 यही है और 2 इसमें होगा, 10 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा 10 सहसंयोजी आबंध होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा उपखंड ग स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। CH3COOH। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 और 2, तो 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं। तो अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ओइक हम लोग जोड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग इसे एथेनोइक कहेंगे। मेथेनोइक नहीं, एथेनोइक, प्रोपेनिक नहीं, हमारा एथेनोइक हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां 13 क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारा उपखंड खा भी खत्म। अब हमारा उपखंड ग स्टार्ट होगा, बायोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है उपखंड ग। देखो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। ठीक है, जब आप लोग बोर्ड हॉल में जाओगे तो कहोगे सर बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज आवश्यक है? देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, अंधकार नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, माइटोकॉन्ड्रिया, सूर्य का प्रकाश नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला आ जाओ। देखो आप लोग मेहनत करो जितना कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छे से पूरे साल, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 15 नंबर देखो, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन का कौन सा जोड़ा है जो जल में घुलनशील है? अगर आपसे पूछा जाए विटामिन का कौन सा जोड़ा है तो जल में घुलनशील है, तो वो बी व सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही है कि उसमें विटामिन बी व सी जो होता है, अगर आप जल में डालोगे विटामिन बी और सी तो ये जल में पूरी तरह से घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? 15 में 15 प्रश्न समझ में आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के लिए उत्तर दिए, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट। तो मानव मस्तिष्क सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए भी, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए होता है बच्चों हमारा मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क हमारा सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी, और हमारा इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ध्यान से समझना कि लिखा हुआ है पत्तियों पर कलियां जो है वो विकसित होती हैं। पत्तियों पर जो कलियां हैं, कलियां वो विकसित होती हैं, पुदीना पे नहीं, ब्रायोफिल्म पे होता है। अब कहोगे सर ब्रायोफिल्म क्या होता है? हमारे इधर भी ब्रायोफिल्म था, अभी नहीं है, बट उससे अजूबा कहते हैं इसको हम लोग। दूसरा नाम अगर शायद अजूबा ज्यादा सुना होगा,
ठीक है, कितने बच्चों ने सुना है कमेंट करके बताना। अजूबा, ठीक है। देखो ये क्या होता है, जैसे एक पत्ती है, ठीक है, एक पत्ती होता है, ठीक है, एक पत्ती है। अब इसमें क्या होता है कि पत्ती है, अब इसमें क्या होगा कि ऐसा लगा दो पत्ती, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कई सारा तैयार हो जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब हर एक पत्ती का छोटा सा भाग लगा दो तो आपको दूसरा वरायोफिलम मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग कहते हैं अजूबा या फिर वरायोफिलम। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। देखो मादा जनन तंत्र का जहां भैया गर्भधारण होता है, मतलब जहां बच्चा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय। अंडवाहिनी नहीं, अंडवाहिनी नहीं, अंडाशय नहीं, योनि नहीं, वो हमारा कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। गर्भाशय में हम लोग कॉपर्टी या फिर हमारा लूप या कॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे स्टूडेंट। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो लिखा हुआ है कि आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आनुवांशिक विज्ञान का जनक, और उनका 3 नियम, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए आनुवांशिक वाले चैप्टर में, ठीक है। जो प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवन का नियम और जो हमारा पृथक्करण का नियम, ये 3 नियम, और इसके जनक जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे। सभी को पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे भैया, किसके, हमारा जो आनुवांशिक विज्ञान के जनक थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, ठीक है। शॉर्ट में मेंडल बहुत ज्यादा कहा जाता है, हम लोग भी मेंडल मेंडल करते थे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण या क्रॉस कराने पर प्रथम संतति में पीढ़ी में मिलेंगे। प्रथम संतति में यानी कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा हमें एक ऐसा पौधा मिलता था, सभी लंबे पौधे मिलते थे। अगर आप प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिले थे, ये बात ध्यान रखना। जब हम लोग इसका स्वपरागण कराते थे, स्वपरागण, ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, आधा 50% लंबा और 50% बौना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया एमसीक्यू प्रश्न, 20 में 20 प्रश्न एमसीक्यू। अब ये जो एमसीक्यू प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। ये 20 एमसीक्यू मैंने आपको समझा दिया, और अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल तैयार कर लो, हर सब्जेक्ट में हमें भैया फोड़ के आना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं खंडवा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खंडवा वाला, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न होगा। इसके लिए आपको भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, और इस कॉपी में आपको 50 में 50 अंक आपको लिखना होगा, ठीक है। अब आपको इस 50 अंक को भैया प्राप्त करने के लिए आपको ये क्वेश्चन तैयार करो भैया, और आपको पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन देने वाले हैं, सबको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें उपखंड का देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम बताइए। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक चिकना यानी कि एकदम बढ़िया से एक तरफ प्लास्टर हुआ, मतलब जैसे पॉलिश हुआ, अब एक प्रकाश की किरण आई, उसी मार्ग में वापस लौट गई, और यहां हमारा एक अभिलंब बन गया। बस यही तो प्रकाश का किरण है, यही तो हमारा परावर्तन का नियम है। बस आप आराम से नियम भी लिख सकते हो कि यहां ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और ये कोण जो होगा ये कोण बराबर होगा। अगर ये साइन आई कहते हैं तो इसको साइन आर, तो ये दोनों बराबर होगा। भाई चीजों को आप अपनी भाषा में समझो, रटो मत, ठीक है, समझो हमारे साथ। मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, हर एक चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। 4 नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के। दृष्टि दोष का मतलब होता है जब आपके आंख में कोई दोष हो, या तो आपको निकट की वस्तुएं दिखाई दे, या दूर की वस्तुएं दिखाई दे, या बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे, यही तो दोष है बस। या 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। भाई अपनी भाषा में समझो भाई, काहे रट रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज में समझो। 4 4 8 नंबर पक्का हो गया। अब ये तीसरा समझो, एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार की गणना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोग 4 नंबर का, अगर आप लोगों को, जितने बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आता ना, उनको मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा भैया, ट्रिक की क्लास बहुत जल्द आएगा। आप 5 मिनट में भैया न्यूमेरिकल का धुआं उड़ा दोगे, 5 मिनट में। अब वो ट्रिक की क्लास बहुत जल्द आने वाला है, बस आप लोग ध्यान से देखो हमारे साथ भैया, चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करे रहो, ठीक है। ये आपका 12 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, 2 में से कोई एक करना है, और हम ये कह सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन बहुत वीआईपी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन को तैयार करना। एक मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करो और किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण द्वारा समझाइए, 6 नंबर का। अगर
नहीं आता तो अथवा आप लिख सकते हो ओम के नियम की परिभाषा लिखिए, इनके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ रेखा खींचकर समझाइए। दोनों में से कोई एक करना है, दोनों में से कोई एक करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। अब दोनों अगर आप एक बार हमारे साथ पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा, आप कहोगे सर वादा है 1 नंबर नहीं छोड़ कर आएंगे। बस आप हमारे साथ तैयारी करो। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ओम का नियम ये लो और ये लो, हो गया ओम का नियम, ठीक है। ये बिल्कुल सरल लेखा में ओम का नियम सत्यापित हो गया। मैं आपको समझाऊंगा जल्दी। अभी आप ये क्वेश्चन पेपर समझ लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा समझाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा उपखंड खा। उपखंड खा को हम लोग समझ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो उपखंड खा, इसमें 5वें का ए है, निम्नलिखित की परिभाषा तथा उदाहरण लिखो 2 नंबर का। 2 नंबर का आपको मिल जाएगा परिभाषा उदाहरण। अगर आपने विकृत गंधिता का लिख दिया 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड आप लोगों को लिखना है यहां हाइड्रोजनीकरण का। किसका? सेकंड आप लोगों को लिखना है बच्चा हाइड्रोजनीकरण का, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण का ये 1 नंबर मिल जाएगा। आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा अगर आपने ये 2 चीज का परिभाषा लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ बी वाला समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ 2 नंबर का। तो ये आपको मिल जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 नंबर, ठीक है। आपको काफी आसान है भैया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार यानी कि बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण। लवण बनेगा और तथा हमारा जल बनेगा। यही हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आपको बहुत आसान लगा होगा। अब आ जाओ एक 6 नंबर का क्वेश्चन समझ लेते हैं। तांबे की 2 मुख्य अयस्कों के सूत्र या फिर नाम लिखिए और कॉपर पाइराइड से तांबे का निष्कर्ष की विधि का मुख्य पदों का समीकरण द्वारा समझाइए। आपको ये 6 नंबर का है, सॉरी 6 नंबर का है, लेकिन अगर हाँ 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन रहेगा ना, 4 नंबर का, ये 4 नंबर का है। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एक रहेगा, 2 में से कोई एक करना है। देखो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहां लिखा हुआ है धातुओं की सक्रियता सरणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय। भैया आपको तैयार करना है। सबसे पहले जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है वो आपको याद ही कर लेना है, याद ही कर लेना है, क्योंकि धातु की सक्रियता श्रेणी से आपको ऐसे क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। अब वहां आपको ऐसे छापना पड़ेगा पूरा सक्रियता श्रेणी, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन के ऊपर जो है पूरा आपको छापना पड़ेगा। और धातु की सक्रियता श्रेणी से सबसे बड़ी बात आपको यह पता चल जाता है कि कौन सा धातु या कौन सा कोई भी चीज है या फिर तत्व हमारा हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आपको यह सक्रियता श्रेणी तैयार कर लेना। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो, ट्रिक बता देंगे। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। अगर मान लो ये ना करना चाहो तो ये वाला कर लेना 6 नंबर। टिप्पणी तो आएगा जरूर, समझ आती है श्रेणी 2 नंबर, साबुनीकरण 2 नंबर एंड आयनीकरण 2 नंबर। 6 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा 6 नंबर लाने के लिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट उपखंड स्टार्ट हो रहा है, उपखंड गा, जो कि बायोलॉजी से है। बहुत इंपॉर्टेंट उपखंड है, आपको तैयार कर लेना है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है उपखंड गा। एक एक उपखंड को समझ लेना, ठीक है। और पीडीएफ अभी दे देंगे, इसका पूरा सोल्यूशन का तैयार कर लेना, ठीक है। आज से ही ऐसे तैयारी करो कि हमें टॉपर बनना है, 95 लाना है, तो फिर आप टॉपर बनोगे। क्योंकि जो टॉपर बनना चाहता है वो तैयारी कर रहा है लगातार, ठीक है। आ जाओ, देखो यहां हमारा लिखा हुआ है 4 नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन, धमनी सॉरी हमारा जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर 4 नंबर का। एक धमनी तथा सिरा में अंतर तैयार कर लेना। हमारे मतलब बहुत बार आया हुआ है, जब हमने पेपर दिया था तो धमनी तथा सिरा वाला आया था, ठीक है। और एक पाचन तंत्र आया था, लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें है कि नहीं, हाँ ये पाचन तंत्र वाला आया था जब हमने पेपर दिया था। हमारा रिजल्ट देखना है हाई स्कूल का, 10th का रिजल्ट आप लोगों को देखना है। देखो 10th का हमारा रिजल्ट आप लोगों को देखना है, तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो में दिखा दूंगा हमारा हाई स्कूल में कितना आया था हर सब्जेक्ट में, ठीक है। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था भैया, ऑनलाइन इतना पढ़ाई नहीं कर सकते थे, हम स्कूल से ही पढ़ते थे, घर पे पढ़ते थे, बस इतना ही, क्योंकि हमारे पास तब मोबाइल नहीं था, तब कीपैड चलता था, ठीक है। देखो अथवा आपको 9 नंबर अंतःस्रावी ग्रंथ किसे कहते हैं, हमारी शरीर में पाई जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखो। 4 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 4 4 8 नंबर। एक क्वेश्चन और 4 नंबर का है। देखो हमारा एक क्वेश्चन और है 4 नंबर का, ये वाला, ठीक है। पुष्प का नामांकित चित्रणाएं तथा इनका किरणांक, देखो ये 4 नंबर का है, ठीक है। चक्रों को समझाइए। 4 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, जैसे आपको पहले में मिले था, 12 अंक मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहेगा, 6 अंक वाला क्वेश्चन समझ लो। आपको 2 में से कोई एक 6 वाला करना है, इसमें ऑप्शनल होता है। देखो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र के सभी भागों का वर्णन करो, ये आपको 6 नंबर का मिल जाएगा। अथवा पुष्प का लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में समझाइए उदाहरण सहित। तो इन दोनों में से
कोई एक करना 6 नंबर मिल जाएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। अगर आप बोर्ड हॉल में जा रहे हो तो ये गेस्ट पेपर तैयार करके ही जाना, ठीक है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ, हर एक क्लास का पीडीएफ और सारे नोट्स, क्लास एंड जो लाइव क्लास एंड आपका टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएगा हमारे क्रैश कोर्स में। अब क्रैश कोर्स भैया आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप लोग ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, अभी तक नहीं किए हो तो बच्चा आप ज्वाइन कर लो। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पूरी तैयारी हो रही है, ठीक है। ये सब आपको वहाँ मिलेगा, तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप अभी कर लो, ठीक है। अभी कर लो 99 18 86 31 96 इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो, तैयारी करने के लिए लग जाओ, ठीक है। ये हमारा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर। ऐसे ही आपको और किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कर देना। और आज की इस वीडियो को कम से कम भैया 2000 लाइक पहुंचाओ, कम से कम 2000 लाइक। सभी स्टूडेंट देखो तो लाइक कर दिया करो, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। जब आप लोग लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन 2 गुना हो जाता है। तो प्लीज लाइक सर सब्सक्राइब कर दिया करो। लास्ट एंड मैथ का एक गेस्ट पेपर बता दीजिए जहां से हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आए। तो ये है हमारा 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, ठीक है। ये गेस्ट पेपर है, आप लोग अगर ये वाला पेपर तैयार कर लिया, मतलब गेस्ट पेपर तैयार कर लिया, तो आपको 90% मार्क्स जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप लोग ये पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए गणित का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को गणित हार्ड लगता है। अगर आपने ये मॉडल पेपर तैयार कर लिया, ये गेस्ट पेपर तैयार कर लिया, तो पास होने का तो टेंशन छोड़ ही दो, आप 70 से 80% मार्क्स ले आओगे इस पेपर से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैंने इस वीडियो के लिए 5 दिन लगातार भैया मेहनत किया है, फिर मैं आप लोगों के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट पेपर ला रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड ये हमारा है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गणित का गेस्ट पेपर, ठीक है। तो जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे, आपको मैथ का ऐसे पेपर दिया जाएगा, मतलब पेपर दिया जाएगा। सबसे पहले यहां आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, जैसे 22 13 71 95 आपका अनुक्रमांक है, तो अपना अनुक्रमांक लिख देना। फिर अपना नाम लिख देना, जैसे मेरा नाम है सरवण गोस्वामी, ठीक है, सरवण गोस्वामी, ठीक है। तो ऐसे अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर से लिख देना। बहुत ध्यान से समझो, इस पेपर में जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2027 गणित का भैया गेस्ट पेपर है, 801 VC पेपर कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर कोड है, ठीक है। एंड जो आपके पास समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है, देखना है आपको कितना नंबर आता है। पूर्णांक जो रहेगा, पूरा पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, मतलब पूरा पेपर 70 नंबर का। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं, जो कि पेपर से पहले बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। देखो निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सब शुरुआत में आपको 15 मिनट इसलिए दिया जाता है ताकि प्रश्न पत्र पढ़ो, देखो आपको कितना नंबर आता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ जो होगा 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। खंड आ जो होगा 20 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 20 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा खंड बा जो है वो 50 अंक का वर्णनात्मक है। अब जो दूसरा आपका खंड बा रहेगा वो 50 अंक का वर्णनात्मक रहेगा, मतलब उसको आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है। एंड फिर आप लोगों का है इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि आपको कितने खंड करने हैं, ठीक है। एंड प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 4 अंक का, 6 अंक का है। एंड प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए, जो ना आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ठीक है। देखो हर विषय में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो MCQ प्रश्न है वो सारा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी लेकर बैठना और ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। PDF तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपका नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ 2 संख्या जिसमें A और V, 2 संख्या है जिसमें पहला संख्या A है, दूसरा संख्या V है, का HCF
HCF 5 है, इनका HCF जो है वो कितना है 5 है, और LCM 200 है, मतलब HCF और LCM दोनों रखा है 200 है, तो A और V का गुणनफल होगा। तो भैया अगर इसका LCM आपका 5 है और HCF जो आपका है वो मतलब HCF आपका 5 है तो LCM आपका 200 है, तो अगर आप इन दोनों को गुणा कर दो, मतलब A का वैल्यू एक को समझ लो V का, तो आप A और V को गुणा कर दो, मतलब A इंटू B, यानी कि जो A इंटू V होता है, ठीक है, वो बराबर हो चाहे HCF इंटू LCM। तो अगर हम A और V का वैल्यू देखें, ठीक है, A और V का वैल्यू देखें तो आपका LCM और HCF मतलब 5 इंटू 200, ठीक है, 5 इंटू 200 इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चा कितना, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो यहां से हमें A और V का गुणनफल कितना मिला, 1000। बताओ कोई हार्ड लगा? बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहा है, आप हमारे साथ पढ़ो, हलवा बना देंगे, ठीक है। अब यहां से अगर A और V का गुणनफल पूछ ले तो आपको 1000 लगा देना है, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में ना तो 205 होगा ना 200 होगा ना 195, हमारा 1000 हो जाएगा। अब ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे, AV की जगह XY कर दे और 5 की जगह 18 कर दे, 200 की जगह 400 कर दे, तो आप इसी तरह से लगाना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि गिनती वगैरह चेंज कर दे। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। आगे आ जाओ, सारा क्वेश्चन समझो भैया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। संख्या जो है 4√3 है। अगर आप 4√3 या 2√5, ठीक है, या फिर 7√2 आपका ऐसे, या फिर √5 √7, ठीक है, पूछ ले, ठीक है, तो आपका ऐसी संख्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। अगर रूट आपका है तो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपका अभाज्य संख्या हो तब, ठीक है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसमें से कोई सा भी पूछे तो वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद k-1 और x² प्लस kx प्लस 1 की शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो k का वैल्यू क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो आपका शून्यक है -3 है ना, तो जहां जहां x है वहां -3 रख दो, बस आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां हम लोग सबसे पहले समीकरण नोट कर लेते हैं। x -1 है, ठीक है, तो यहां तो हमारा k है ना, अब x² की जगह -3 कर दो, ठीक है। यहां देखो, यहां x² की जगह हमारा -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस हमारा k इंटू x की जगह -3 हो जाएगा, +1 बराबर 0। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। यहां ये स्क्वायर होके 9 हो जाएगा, तो 9k और -9 हो जाएगा, प्लस आप लोगों का, ठीक है, ये आपका प्लस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, -3k +1 बराबर 0। अब देखो यहां से ध्यान से 9 में से 1 जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां आप लोगों का माइनस है, यहां प्लस है, 1 हमारा प्लस में है, तो और ये हमारा जो है ये माइनस है, तो ये 6k माइनस हो जाएगा। 9 में से 3 जाएंगी माइनस में, आपका जो है 9 में से 3k जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 6k, ठीक है, एंड आपका ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अब के बराबर आपको मिलेगा 8/6। अब ये काट दोगे 4/3, क्या मिला, 4/3 हमारा सही आंसर है, 4/3, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस जहां भी x है वहां वैल्यू रख दो, बस 4/3 हमारा प्लस में आएगा, ये बात ध्यान रखना, ये प्लस में वैल्यू आएगा, ठीक है। ये आप ऐसे बहुत आसानी से लगा सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है मेरे प्यारे लल्लू, जहां जहां x है वहां मैंने -3 रख दिया है, बस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज आगे आते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रैखिक समीकरण युग्म जो है x बराबर y और x प्लस y बराबर 0 का के क्या होगा, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें जो होगा हमारा कोई उभयनिष्ठ नहीं, बिल्कुल गलत, असीमित रूप से अनेक हल नहीं। अगर ऐसा है तो इसके अद्वितीय हल होंगे, क्या होंगे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। आप ऐसे इसको तैयार कर लो, ठीक है, ये हमारा एक अद्वितीय हल होगा। ये 4 क्वेश्चन हमारा हो चुका है,
मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो। 5वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। ये तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। हमारा x क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 और एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 2। बस इसको आप लोग विलोपन विधि से हल कर दो। यहां माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां 2x हो जाएगा बराबर 4। x की वैल्यू हमें मिलेगा 4/2 बराबर 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू हमें कितना मिला, 2 मिल गया। ठीक है, अगर y की वैल्यू निकालना हो तो आप किसी में भी इसमें पहला समीकरण मान के इसको दूसरा समीकरण मान के आप वैल्यू रख दो। जैसे आपने यहां प्लस में रख दिया, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 2 रख दिया। ठीक है, अब देखो यहां हमारा क्या है, ये x की वैल्यू कितना है, हमारा 2 है, प्लस वाई बराबर 2। तो ये y की वैल्यू जो मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, x बराबर 2, ये गलत है, x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0, ये बी वाला ऑप्शन सही है। x बराबर 2 y बराबर 0, कितना मिला, x बराबर 2 मिलेगा और y बराबर हमें 0 मिल जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसानी से आप लगा सकते हो भैया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, और इसको आप लोग सारा तैयार कर लेना पेपर को, क्योंकि ये मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 6वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है। जैसे ये दो आकृति हैं, एक आकृति छोटा है, एक आकृति बड़ा है। अब ये दिखने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हो, चाहे उनका ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 ही सेंटीमीटर है, तो ऐसी आकृति हमारा समरूप होती है, जिनका रूप समान हो, जो दिखने में समान हो। ठीक है, माप वगैरह नहीं हो, चाहे आपका जितना भी हो, लेकिन आपका जो दिखने में वो समान होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर विविक्तर 88 है, तो इसका मान क्या होगा। आ जाओ, इसको हम लोग बहुत आराम से लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा समीकरण है, कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0। अब यहां से विविक्तर आपको ज्ञात करना है इस समीकरण से। तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। अब d आपको दे रखा है, क्योंकि विविक्तर आपको 88 दे रखा है, कितना, 88 दे रखा है। ठीक है, 88 आपको दे रखा है, तो यहां आपको विविक्तर के स्थान पर 88 रख दो, बराबर v की वैल्यू हमारा -4 का स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर हमारा -4 इंटू ए का वैल्यू 3 है, इंटू हमारा -k है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हमारा 88 है, बराबर ये हमारा 16 हो जाएगा, माइनस देखो ये हमारा 12, 4 3 12 यानी कि 12k हो जाएगा। ठीक है, 12k। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 12k बराबर 88 माइनस 16। 88 में से आप 16 घटाओगे, कितना हो जाएगा, 88 में से आप 16 मतलब 8 में से आपका कितना जाएगा, 6 2 और 7। ठीक है, अब यहां से आप आराम से k का वैल्यू निकाल सकते हो, k बराबर 72 बटे में आपका 12, 12 छक 72। k की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगा, k की वैल्यू हमारा 6 आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें कितना मिला, 6 मिल गया, ना तो 3 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 4, ना तो 8। हमारा k की वैल्यू यहां भैया कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के सार्वंतर होगा। सार्वंतर अगर आपको निकालना हो, ठीक है, सार्वंतर, तो आप हमेशा a2 में से a1 माइनस कर दिया करो, मतलब a2 में से आप a1 माइनस कर दिया करो, आपको d अर्थात सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक है, अब a2 जो आप लोगों का है ये 1 है, ठीक है, और a1 जो है 3 है, बराबर आपका -2। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो -2 का है, -2 का। क्योंकि ये 3 और 1 के बीच कितना का है, -2 का डिफरेंस है। बस हो गया, आप काहे टेंशन ले रहे हो, मैथ में आपका बिल्कुल आसान बना दूंगा, ये -2 आपका सही हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना समझ में आया हो। मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। आप लोग पूरा तैयार कर लो, आगे आ जाओ। आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
हम लोग त्रिभुज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हर साल पेपर में आता है, त्रिभुज से है। फिगर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चित्र में डीई यानी कि डीई जो है, ठीक है, एंड वीसी के समांतर है, मतलब ये एक दूसरे के समांतर है। एडी, एडी की वैल्यू दे रखा है एक्स, वीडी डीवी की वैल्यू एक्स माइनस टू, एई की वैल्यू दे रखा है एक्स प्लस टू, एंड फिर ईसी, ईसी की वैल्यू एक्स माइनस वन। तो आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। देखो सबसे पहले आप इनको ऐसे डिवाइड करो, एडी बटे में, देखो एडी, एडी बटे में आप क्या कर लो, डीवी, ठीक है। ए जो आपका एडी है, एडी बटे में आप लोगों का डीवी, ठीक है। अब एई बटे ईसी कर लो, बस एई बटे दो, ये एई बटे ईसी बराबर एई बटे में ईसी, बस यही 2 पॉइंट ध्यान रखना। देखो इसको आपको इसके बराबर कर लेना है, इसको मतलब समानुपात में कर लेना है बस। बताओ इसमें कुछ हार्ड लगा नहीं ना। अब बस आप वैल्यू रख दो, एडी जो है वो एक्स है, ठीक है, वीडी जो है वो एक्स माइनस टू है बराबर एई जो है वो एक्स प्लस टू है और ईसी जो है वो x माइनस वन है। बस अब इसी को आप सॉल्व कर लो। जैसे इसको आपने गुणा किया एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा बराबर इसको आपने किया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ क्या है, बहुत आसान है। अब आगे क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर दो, यहाँ माइनस से माइनस कट कर दो, यानी कि x बराबर हमें 4 मिल जाएगा। बस हो गया, x की वैल्यू हमें कितना मिला, 4 मिल गया। बताओ कुछ हार्ड लगा, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। आपको ये चीज बिल्कुल सही अनुपात में थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग आपको करना है, ये बात ध्यान रखना। बस आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 10वां नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, मैथ आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं जो है Q -6,5 और R जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है P a/3 और -4 हो तो ए का मान। बहुत आसान है, ए का मान ज्ञात करना है ना, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, ए की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। यहां आप ए1 में जो आप लोगों का ए1 है इसमें आप प्लस कर दो ए2 को, बटे में आप लोगों का 2 हो जाएगा, ए1 बटे ए2, मतलब ए हमारा कितना है, ए की वैल्यू ये देखो, ये जो है ए की वैल्यू है a/3 बराबर आप लोगों को a1 जो है -6 है और a2 जो है वो आपका -2 है, बटे में 2 कर लो। बस इसी को सॉल्व कर लो। बताओ इसी को सॉल्व करना है। अब कहोगे सर a/3 कहां से आ गया, इसमें जो a/3 है ये आपका है और ये 4 है, ठीक है। अगर a की वैल्यू ज्ञात करना है तो a/3 रखना है, अगर v की वैल्यू ज्ञात करना है तो 4 रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। बस इसी को आप लोग सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2a और बराबर ये 4 और 6 2 8 8 त्रिक 24 -24 हो जाएगा। ए बराबर हमारा -24 बटे में 2 अर्थात -12। कितना मिलेगा बच्चों, -12 मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, -12 आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। -12 आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये वाला वी ऑप्शन हमारा सही है, -12, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। देखो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिंदुओं 5,0 और -12, के बीच की दूरी होगी। आप सभी को दूरी का फॉर्मूला पता है, d बराबर जो होता है वो √x1 - x2 का स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होता है। बस वैल्यू रख दो, आपका जो ये वाला वैल्यू है आगे वाला वो x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। बस वैल्यू रख दो, आराम से आप सॉल्व करो। देखो यहां वैल्यू रखो, यहां आपका 12 है, मतलब ये आप लोगों को कितना है, x जो है x1 वो 5 है और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर लो, प्लस y1 0 है, y2 भी 0 है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 0 है, ये भी 0 है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 12 और 5 17 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 17 इकाई। बस हो गया,
17 आपको मिल जाएगा बीच की दूरी, ये वाला 17, ठीक है। और 5, 13, 7 और सब गलत है, ठीक है। 17 आप लोगों को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि जो है 3 cot a बराबर 4 तो sec a का वैल्यू क्या होगा। देखो आपका 3 cot a दे रखा है ना, 3 cot a बराबर 4, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, cot a जो हो जाएगा, cot a बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, इसको tan में बदल लो। tan का मतलब होता है cot का उल्टा, तो tan a जो हो जाएगा इसको उल्टा कर लो, 3/4 हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है sec a की वैल्यू, sec a का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब sec a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए sec a जो बराबर होता है, अब वैल्यू आप रख देना, sec a जो बराबर होता है √1 + tan² के बराबर होता है। बस यहां आप वैल्यू रख देना, 1 + tan² a के बराबर होता है, वैल्यू आप लोग रख लेना, ठीक है। यहां tan की वैल्यू रखोगे 3 और 3/4, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, मतलब 25/16, यानी कि आपका 25/16 रूट में कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक है। यानी कि आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो 5/4 हमारा सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत आसान है, 5/4 आपको मिल जाएगा, बस एक बार सॉल्व कर लेना वैल्यू रख के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 13 नंबर। जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को करता है, जबकि प्रच्छित जो है स्तर ऊपर से, मतलब स्तर जो है क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तो उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। भैया हाइट एंड डिस्टेंस में ये इस टाइप का उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब आप पढ़ोगे, काफी आसान सा आपको क्वेश्चन लगेगा। ये हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ आगे हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 14 नंबर क्वेश्चन देखो। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, इस पर हम कोई एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। समझ में आ गया 14 नंबर क्वेश्चन तक। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 नंबर। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई है, एक किनारे पे नुकीली बना दी गई, ठीक है। और निम्न मतलब एक किनारे पर नुकीली बनाई गई है, एक बेलनाकार प्रच्छित, देखो एक नुकीली है और एक हमारा बेलनाकार है। ये क्या है, ये हमारा एक शंकु हो गया और एक बेलन हो गया, मतलब शंकु और बेलन, एक शंकु और बेलन का संयोजन हो जाएगा। बस क्या दिक्कत है, बहुत आसान है, एक शंकु और बेलन का हो जाएगा संयोजन, क्योंकि इसमें हमारा एक नुकीली है और एक बेलन है, बस हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आसान आप लोगों को लगा होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये हमारा है मेरे प्यारे लाडलो 16 नंबर। एक लंबे जो है वेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, उसके आधार का आपको व्यास ज्ञात करना है। तो आपको आधार का व्यास कैसे ज्ञात करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले जो आपका जो है लंबवृत्तीय वेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितने बच्चों को पता, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, πr² होता है ना, πr²। अब ये जो है किसके बराबर है, 9 पाई के बराबर है, 9 पाई के, बस इसको बराबर 9 पाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r बराबर आपका √9 हो जाएगा, r बराबर जो हमें मिल जाएगा 3। अब r की यानी कि त्रिज्या हमें 3 मिल गया, त्रिज्या हमें 3 मिल गया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास, यानी कि आपको इसका 3 में 2 से गुणा कर दो, अर्थात व्यास, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, यही लगा देंगे, नहीं, आपको व्यास ज्ञात करना। अगर त्रिज्या पूछता तो हमारा 3 हो जाता, अगर व्यास पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा, उसका 2 गुना जो होता है वो हमारा व्यास होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझना कि 7 सेंटीमीटर का एक भुजा है, एक घन के एक बड़ा सा गोला खोदकर मतलब काटकर निकाल दिया गया है, तो गोले का आयतन क्या होगा। जैसे एक घन है तो घन में के इससे एक गोला काटा गया ना, तो ये घन का जो ये एक भाग है, मतलब जो एक भाग है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास जिसे कहते हो, व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो हमारा घन हो या फिर गोला हो, ये गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या पूछा जाए अर्थात आर जो पूछा जाएगा तो आपका 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस अब क्या करना है, अब तो बहुत आसान है, हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है ना, हमें क्या निकालना, आयतन। तो बताओ गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। बस यही आप निकाल लो, ठीक है, यही आप निकाल लो, वैल्यू रख दो। देखो 4/3 है,
इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होता है ना कि 17, जल्दी बताओ सभी स्टूडेंट बताओ, 14 होता है, ठीक है। एंड इंटू आप लोगों का 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, मतलब 3 बार आपको 7/2 लिखना है क्योंकि हमारा क्यूब है, आर क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो 179.5 सेमी क्यूब आएगा, सेमी क्यूब 179.5 सेमी क्यूब आएगा। अब आराम से गुणा भाग करते रहना, 2 से 2 काटना, 2 दूनी 4, 2 से 2 काटना, ऐसे आप आराम से सारा कर देना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां केवल एक बात याद रखना है, जो आयतन होता है बस, आयतन का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे दूंगा, मतलब पूरा फॉर्मूला वन शॉट ले आएंगे, ठीक है। वन शॉट क्लास में आपका पूरा फॉर्मूला खत्म करा देंगे, एक क्लास में पूरा फॉर्मूला खल्लास। लेकिन आप लोग बस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना बस, ठीक है। आगे आ जाओ, 18 नंबर, यदि जो है 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर 21 है तो आपको R की वैल्यू ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसान, क्योंकि समांतर माध्य आप 21 रख के आप ये प्लस कर दो, 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 और बटे में जितने पद हों 1 2 3 4 5 6 7, बस इसी को आप सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बस गुणा भाग करना है। जितने बच्चे अगर ये नहीं कर पाएंगे तो उनका पढ़ना बेकार है। बस आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बस जोड़ना घटाना है, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगा। अब आर की वैल्यू आप सभी स्टूडेंट कमेंट करना, सभी स्टूडेंट, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो वो है हमारा माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। मानक विचलन, माध्य माध्यिका बहुलक है, लेकिन यहां जो मानक विचलन है वो हमारा नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रायिकता का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो है प्रायिकता होगा। प्रारंभिक घटना अगर एक है, प्रारंभिक एक ही होता है तो उसकी आने की प्रायिकता एक ही होगा, मतलब एक ही होगा, ठीक है। और सारा हमारा गलत है। तो ये हमने आपको समझा दिया मैथ का 20 में 20 भैया, ऐसे एमसीक्यू प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ये आप लोग पूरा तैयार करके ही भैया पेपर देने जाना पूरा, ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न आप तैयार करना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है, बहुत हर साल आता है बच्चा, और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये हर साल आता है, ठीक है। जल्दी से तैयार कर लो सभी स्टूडेंट। और अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन भी देखना है क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब आते हैं खंडवा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको 50 में 50 नंबर लिखना है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा खंडवा है। सबसे पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 2 नंबर का है, देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर आपको √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, या फिर 3 + √5 भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी आप लोग देख लो, मैं आपको अभी सॉल्यूशन करा दूंगा, पहले पूरा पेपर समझ लो फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। खा वाला ज्ञात कीजिए कि किसी रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। संगत है या असंगत आपको ये बताना है। 2 अंक आपको मिल जाएगा, मतलब 4 अंक आपका पक्का हो जाएगा। एक आप लोगों का बारंबारता का माध्यिका ज्ञात करना है। इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, मतलब 15-15 का है अंतराल। 8 है, बारंबारता 12 है, 10 है, 11 है, 9 है। अब इसका माध्यिका ज्ञात कर लो भैया। माध्यिका का फॉर्मूला लगाओ, बहुत आसान है। मैं आप लोगों को इन सबको ट्रिक से मतलब समझा दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, मतलब ट्रिक से लिख कर आओगे, ठीक है। ध्यान रखना। घा वाला देखो, यदि ए जो है
5 कॉमा -1, V जो है -3 कॉमा -2 था, C जो है -1 कॉमा 8। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई होगी। ये भी 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। अंगा वाला, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 अंक का। मतलब आपको 2 अंक के 6 प्रश्न, मतलब आपको 12 अंक मिल जाएगा। अगर आपने 12 अंक प्लस 20 ऑब्जेक्टिव मतलब 32 नंबर पक्का कर लिया तो पास होने का टेंशन ही छोड़ दो। 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, आपका 62 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पासिंग मार्क्स केवल 23 नंबर चाहिए। तो आप केवल छोटे क्वेश्चन पे अगर फोकस कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव और अति लघु पे, तो भी आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। लेकिन हमें तो 95 लाना है, टॉपर बनना है, तो हमें पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं। ये आप लोगों का हो गया ना, अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दूंगा और वैसे भी करा दूंगा। ठीक है, अब हमारा आता है अगला। देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न को करना है। 5 प्रश्न और 4 अंक, मतलब 20 अंक आपका ये हो जाएगा। 4 नंबर का पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको करा रहा हूं गेस्ट पेपर ना, जितना भी गेस्ट पेपर में प्रश्न करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है का वाला, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 2 अंकों से, अगर x प्लस वाई अंक है, पहला x अंक है, दूसरा y है, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। यदि संख्या के अंक उलट दीजिए तो पढ़ने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 9 की जगह 8 7 कर सकते हैं, लेकिन आता जरूर है। ये मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चा, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, पूरा तैयार कर लो। मैथ से अगर आपको डर लग रहा है, बस टेंशन छोड़ दो। ठीक है, हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा आप तैयार करो। ठीक है, देखो अगला आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य 2 भुजाओं का अनुपात में विभाजित करेगा। ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, एंड गा वाला, यदि एपी प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का जो है वो कितना है भैया, योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। 4 नंबर के आपको 5 प्रश्न करना, 6 प्रश्न रहेगा, कोई 5 प्रश्न करना है। घा वाला, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का क्या कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और डेली 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो घर पे, HW। ठीक है, और पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पूरा आप तैयार कर लेना। ठीक है, अब अंगा और चा वाला देखो भैया, 2 क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये भी आपका 4 अंक का मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है चा वाला कि एक बक्से में 100 लाल गेंदे हैं, 200 पीली और 50 नीली गेंदे हैं। यदि बक्से में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, एक गेंद कोई निकाली जाती है, तो आपको बताना है गेंद नीली है, गेंद पीली नहीं है, मतलब पीली नहीं है, ना पीली है ना नीली। तो ये भी 4 नंबर का। 6 प्रश्न में से कोई 5 प्रश्न करना है, आपको 20 अंक मिल जाएगा। ये पूरा तैयार कर लेना अगर आपको गणित में 90% लाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, 6-6 नंबर देकर जाएंगे। एक क्वेश्चन कर दिया 6 नंबर मिल जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो हमारा जो यहाँ 6 नंबर का तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योग है, मतलब वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या आपको ज्ञात करना है। ऐसी संख्याएं कितनी हैं ये आपको ज्ञात करना। 6 अंक मिल जाएगा, 6 अंक आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना। अथवा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। इन दोनों प्रश्न में से कोई एक आपको करना है, 6 अंक देकर जाएगा। मतलब 6 नंबर आपको मिल जाएगा, आपको कोई एक प्रश्न करना है। और दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न एकदम लल्लन टाप है बोर्ड एग्जाम में छपने के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। फिर हमारा आता है 2 प्रश्न में से कोई एक ही करना है। देखो चौथा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये भी 6 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज लहराया गया है, तो P से ध्वज शिखर। आगे आ जाओ, यहां
का उन्नयन कोण 45 डिग्री तो ध्वजदंड की लंबाई और पी से बीच की दूरी ज्ञात करो 6 अंक का। दो में से कोई एक आपको करना, 6 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन समझो, मतलब आपको 3 प्रश्न 6-6 अंक का मिलेगा, 18 अंक आपको मिल जाएगा। एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है, इनकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर और इनके ऊपरी जो खुला हुआ सिरा है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या आपको ज्ञात कीजिए। ये आपका 6 अंक मिल जाएगा। अथवा नहीं आता तो ये सबसे लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मतलब एक 6 अंक का ये कर सकते हो कि एक गोलाकार कांच है बर्तन के, एक वेलन के गर्दन के आकार का है। ठीक है, लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का जो 8.5 सेंटीमीटर व्यास है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा एक बच्चे ने ज्ञात करके किया कि बर्तन में 345 वर्ग सेमी जांच किया। ठीक है, 345 वर्ग सेमी। अब आपको इसको जांच करना सही है या गलत है, तो बच्चे का उत्तर सही है या गलत है यह आपको भैया उपरोक्त में आपको बताना है, 6 अंक मिल जाएगा। तो ये हमारा है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ का पेपर, मतलब मैथ का गेस पेपर। ठीक है, गेस पेपर आपको ये पूरा तैयार करके ही 2027 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, पेपर देने जाना है मैथ का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पीडीएफ है बच्चा, पीडीएफ मैं आपको भैया फ्री में दे दूंगा क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ना है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, तो आप सभी लोग हमें एक बार कमेंट कर देना पीडीएफ, सभी बच्चे नीचे कमेंट कर देना, मैं आप सभी लोगों को एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरा देख लेना। ठीक है, केवल कमेंट कर देना बस पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। ठीक है, तो ये वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर समझाया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है, 5 दिन से लगातार आप लोगों के लिए इस पेपर के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।